हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं भारत फ्रांस रणनीतिक संबंध पर। आपको पता है इस वक्त वर्ल्ड में एक मल्टी पोलर मल्टी डायमेंशन वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जहां पर कोई एक ध्रुव नहीं है, बहुत सारे अनेक ध्रुव। पहले ऐसा था कि अमेरिका जैसा एक बड़ा ध्रुव था जिसके इर्द गिर्द ही सारी दुनिया चल रही थी, लेकिन अभी कई ध्रुव एक साथ अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं। भारत भी उसमें से एक ध्रुव ही है, लेकिन ध्रुव कहना गलत होगा। भारत विभिन्न ध्रुवों के बीच एक स्थान है। ये सारे ध्रुव हैं जब, तो उनके बीच का एक स्थान है जहां सब कनेक्ट करना चाहते हैं। बाकी सबका फिलहाल अगर आज की बात करते हैं, वर्तमान आने वाले 20-25 साल की बात करते हैं, तो भारत का कोई भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका को बाईपास करके कोई कंट्री जी सकता है, कोई कंट्री अमेरिका को पास करके अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं कि भारत को बाईपास करके कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा है, लेकिन कोई भी जो अपने आप को आने वाले 20-25 वर्षों में विकसित डेवलप करना चाहता है, उसके लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है। ऐसे में भारत के फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा जो आगामी 17 फरवरी को प्रस्तावित है, 17 फरवरी को मैक्रोन भारत आ रहे हैं। उनका जो डिस्कशन का मुख्य मुद्दा होगा वो सबसे बड़ा रक्षा सह उत्पादन होगा। यानी भारत अपने आप को जब से कुछ पीछे जो हादसे होते हैं, जैसे अमेरिका के साथ जो उनकी डील है, भारत की डील है, अमेरिका का जो टैरिफ लगाना है या फिर अन्य राष्ट्रों पर दबाव बनाना है, अमेरिका की जो ये रणनीति है, इन सबको देखते हुए भारत ने स्वदेशी पर हमेशा से बल दिया है। पिछले 10 साल से तो खासकर स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं, 10 सालों से हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत अब हम किसी के साथ भी समझौता कर रहे हैं, किसी भी बड़ी कंट्री के साथ, किसी भी रक्षा, चाहे हम रक्षा समझौता कर रहे हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का समझौता कर रहे हो, तो हम उनसे यही डिस्कशन करते हैं कि आपको समझौता करना है हमसे। अगर हमने आपको मार्केट के रूप में यूज़ करना है तो आपको हमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना होगा। आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सारे द्वार खोलेंगे और हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग करिए, हमारे यहाँ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, हमारे, ताकि आप हमारे कानून के अंदर रहें और हम भी आपसे कुछ सीख सकें। यानी कि वो OTP वाला मामला नहीं हो कि आप OTP देंगे तो हम चलेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में फ्रांस से भी भारत को थोड़ा सा झटका लगा था, जब भारत ने अपनी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइलों को इसमें राफेल में लगाने के लिए फ्रांस से सोर्स कोड मांगा था। तो फ्रांस ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देते हुए कि हम अगर आपको सोर्स कोड देते हैं तो अन्य राष्ट्र भी हमसे सोर्स कोड की मांग करेंगे कि आप हमको भी दीजिए। तो ऐसे में हमने जो सालों की मेहनत लगाई है, अथाह पैसा खर्च किया है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, तो हमारा मार्केट में जो मिशन है वो कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सबके अपने हित हैं, किसी के इकोनॉमिक हित हैं, कोई किसी के किस प्रकार के हित हैं। भारत का जो अपना इकोनॉमिक हित कह लीजिए या रणनीतिक हित कह लीजिए, तो उन सब में इन चीज़ों को देखा गया है कि अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे तो मौका पड़ने पर कौन कब पलटी मारेगा ये कहा नहीं जा सकता। और तमाम दबाव होते हैं, आप किसी को कितना अच्छा मित्र कह दें, लेकिन कई बार दबाव के आगे आपको झुकना होता है। हाल ही में हमने ये उदाहरण देखा है रूस और भारत के संबंधों पे। अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस के साथ, आप कह सकते हैं कि रूस भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज ने, रूस, अमेरिका और भारत ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब युद्ध को बंद करना चाहिए। ऐसा कुछ विश्लेषक बात करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि युद्ध, रूस की रजामंदी से युद्ध बंद हो रहा है। रूस की भारत ने रूस को साध लिया है अमेरिका के कहने पर कि आप युद्ध को बंद कराइए। तो भारत ने रूस को कहा कि आप युद्ध बंद कराइए, आपका जो मार्केट हमारी वजह से टूटेगा, मतलब भारत जब तेल खरीदना रूस से कम करेगा तो रूस के ऊपर जो विभिन्न सेंसन लगे हैं वो हट जाएंगे। जब सेंसन हटेंगे तो अन्य राष्ट्र रूस के साथ व्यापार करने लग जाएंगे, तो जो हमारा गैप, जो हम पीछे हट रहे हैं, उससे जो गैप बन रहा है वो गैप फिर से भर जाएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए भारत ने अभी अपने आप को स्वदेशी पर बल दिया है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। ऐसे में रक्षा सह उत्पादन की बात की जा रही है। पहले बात की जाती थी कि केवल डिफेंस डील होगी, नहीं, डिफेंस डील तो होगी, लेकिन हम भी उसके मेकिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूती देना इन दोनों राष्ट्रों का उद्देश्य होगा। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का नया आयाम निश्चित किया जाएगा इन दोनों की, मतलब भारत और फ्रांस की इस बैठक में। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज ये प्रकाशित होता है। भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी। मलेशिया में जो प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में मलेशिया के साथ उनके जो संबंध, जिन जिन पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसके साथ ही पुत्रजया शिखर सम्मेलन 2026 की बात हो रही। पुत्रजया मलेशिया में एक स्थान है, एक शहर है मलेशिया का,
जहां पर 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है दोनों राष्ट्रों के बीच, जहां पर द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर कहा जा रहा है इस पत्रजया शिखर सम्मेलन को। प्रमुख सहयोग के क्षेत्र की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, रणनीतिक सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा तकनीकी इसके प्रमुख क्षेत्र थे। जबकि ब्रिक्स की अध्यक्षता मलेशिया ने, भारत 2026 में आपको पता है ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है, तो मलेशिया ने स्वागत किया है ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता का कि ठीक है, आप बेहतर है कि आप बढ़िया है कि एक डेवलपिंग कंट्री इतने बड़े संगठन का नेतृत्व कर रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार नेतृत्व हम कर रहे हैं, लेकिन जब विभिन्न राष्ट्र आपको संबोधन देते हैं, विभिन्न राष्ट्र आपको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आप हकदार हैं इसके, तो ये निश्चित रूप से रणनीतिक रूप से आपको बढ़त प्रदान करता है। ऐसे में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है 2026, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स भारत की अध्यक्षता, रणनीतिक महत्व की बात करेंगे तो 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। इस मिशन के अंतर्गत यानी जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा होगा तो भारत का एक उद्देश्य यह भी होगा कि विकसित राष्ट्रों से, विकसित राष्ट्र मतलब हमसे जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, चीन हो गया, रसिया हो गया, इन राष्ट्रों, ये भी मतलब हैं तो ये भी विकासशील की श्रेणी में, लेकिन अब ये सारे मिलकर एक हित बनाएंगे, एक सार्वजनिक हित बनाएंगे कि विकासशील राष्ट्रों को अतिरिक्त सुरक्षा जरूरत होती है। आप देखते हैं ना, जब कोई पेड़, कोई छोटा पौधा है, उसको बड़े होने के क्रम में उस वक्त जब वो बड़ा हो रहा होता है उस वक्त अतिरिक्त, या छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, उस वक्त उसको अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है। बाद में तो जब मुस्तंड हो जाता है तो फिर वो अपने आप से उसके पैर चलने लगते हैं, लेकिन पहले जब वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है, तो हम उसे वॉकर का प्रयोग करवाते हैं या उसकी उंगली पकड़कर उसको चलाना सिखाते हैं। तो हम जो विकसित राष्ट्र हैं उनसे ये अनुरोध करेगा, उनका विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करेगा भारत, सारे ब्रिक्स कंट्री मिलकर प्रतिनिधित्व करेंगे जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा होगा कि हमें ज़रूरत है इस वक्त आपके सहयोग की, आपसे अपेक्षा है सहयोग की, तो हमें अपेक्षा प्रदान करें, हमें सहयोग प्रदान करें, जिससे समस्त राष्ट्र मिलकर एक निश्चित दिशा में गति की ओर मानव जीवन को, मानव सभ्यता को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा सके। वैश्विक शासन में सुधार और डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था पर जोर देना इसका उद्देश्य होगा। मलेशिया का समर्थन, मलेशिया ने भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता का, हम आपको इसको पहले ही बता चुके हैं, स्वागत किया है, जो क्षेत्रीय सहयोग में और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। यानी कि आपको डिक्लेरेशन प्रदान करता है, आपको अस्तित्व प्रदान करता है कि आपको अन्य राष्ट्र एक्सेप्ट कर रहे हैं एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक लीडर के रूप में। वैश्विक विज्ञान में नया शक्ति संतुलन, आपको बताएं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की चाइना के बारे में कि चाइना लगातार अमेरिका का स्थान ले रहा है। उसका कारण क्या है? अमेरिका विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को पीछे ढकेल रहा है। खुद को वो इतना पीछे ले चुका है, इस क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थे वो कमज़ोर हो गए हैं। उनकी वित्तीय स्थिति में चुनौती उत्पन्न हुई है, उनकी स्टेबिलिटी में चुनौती उत्पन्न हुई है, स्वयं उनकी सुरक्षा तक में चुनौती उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में अब उनका नया ठेकेदार चाइना के रूप में सामने आ रहा है। वैश्विक परिदृश्य में चाइना ने इस अवसर को, इस आपदा को अवसर के रूप में लिया है और वो विश्व का नेता बनने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। कनाडा जैसे बड़े बड़े राष्ट्र, कनाडा, पूरा यूरोप, अभी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है ग्लासगो में, वहाँ पर पूरे विभिन्न यूरोप के विभिन्न बड़े बड़े राज्य, विभिन्न बड़े बड़े देश चाइना को इनवाइट कर रहे होते हैं अमेरिका के सामने, जबकि सामने ट्रम्प बैठे हुए हैं। चाइना को इनवाइट कर रहे हैं कि अब हमें ज़रूरत है चाइना के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। आपको बताएं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी का आता है तो उसका सीधे हस्तक्षेप वहाँ पे हो सकता है। आप इसको इस तरह से समझिए, अगर अमेरिका ने किसी राष्ट्र में अपना बेस बना कर रखा है या अपनी रिफाइनरी खोल कर रखी है, और अगर कोई अन्य राष्ट्र की वजह से कोई अन्य राष्ट्र उस राष्ट्र पर हमला करता है और उस हमले में अमेरिकी रिफाइनरी को अगर आघात पहुंचता है, अमेरिकी रिफाइनरी को अगर चोट पहुंच सकती है, तो अमेरिका खुद युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन्स हैं, वो टेरिटरी अमेरिका की ट्रीट की जाएगी कि यार अमेरिका की टेरिटरी थी, उस पर आपने हमला कर दिया है। तो इस तरह का लोग चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए विभिन्न राष्ट्र चाहते हैं ताकि चाइना की उपस्थिति बनी रहे। ऐसे में जिस तरह ग्रीनलैंड पे कल को कब्जा मांग रहे हैं, अभी वेनेजुएला से मादुरो को उठा लाए, क्या ही कर सकते हैं। इस चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने नया रास्ता खोजा है और नए रास्ते में आपदा में अवसर चाइना ने बनने का कार्य किया है और अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है। भारत के लिए ये सुखद संकेत नहीं है, भारत के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब मल्टी डायमेंशन ध्रुवीकरण हो रहा है तो भारत भी उसमें एक ध्रुव के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
विपरीत शक्ति संतुलन, अधिकार और प्रभाव में बदलाव हो रहा है, यानी अभी तक जो अधिकार अमेरिका के पास थे और जो प्रभाव यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर अगर कोई निर्णय लेना है तो अमेरिका की जो चलती थी अब उसमें कमी आ रही है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो भी इन्वेस्ट करेगा भाई, सीधी सी बात है, जो पैसा देगा उसकी तूती बोलेगी। तो अब फिलहाल चाइना हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो कल को चाइना का जो प्रतिनिधित्व होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अधिक होगा। ऐसे में अब चाइना की तूती बोलेगी। ठीक है। चीन का विस्तार, नए सहयोग और निवेश, वो लगातार नए सहयोग और निवेश के प्रति प्रतिबद्ध है और वो आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की वापसी हम आपको बता ही चुके हैं। अमेरिका विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से पीछे हट रहा है। वैश्विक नेटवर्क कमजोर हो रहा है, सहयोग और फंडिंग में कमी आ रही है। जो कॉपरेशन है और जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में फंडिंग जब कमजोर होती है तो कहाँ से, जब यूनेस्को के पास पैसा ही नहीं होगा तो यूनेस्को वर्ल्ड की हेरिटेज साइट को संभालेगा कैसे, कैसे फंडिंग करेगा कि आप इस मतलब किसी राष्ट्र को, किसी कमजोर राष्ट्र को फंडिंग कैसे कर पाएगा यूनेस्को। कि आप जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें तो भारत के अगर ताजमहल को सुरक्षित करना है तो यूनेस्को का जो बजट आता है, यूनेस्को बजट देगा कहाँ से, वो पैसा आता था अमेरिका से, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्रों से। तो अमेरिका अगर वो पीछे हट जाएगा, सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो सहयोग करता है वो अमेरिका ही था, इसीलिए तो उसकी चलती थी। अब वो पीछे हट रहा है तो उसकी जगह कौन ले रहा है, चाइना ले रहा है। अमेरिका द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं में हटने की घोषणा ने वैश्विक विज्ञान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। चीन इस अवसर का लाभ उठाते हुए वैश्विक अनुसंधान और तकनीकी सहयोग में अपनी स्थिति को मजबूती से दर्ज कर रहा है। आजकल अखबारों में राइट टू रिकॉल, लोकतंत्र में जवाबदेहिता का नया आयाम सुनिश्चित करने के लिए राइट टू रिकॉल की चर्चा है। राइट टू रिकॉल का मतलब, हम जैसे अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो हमारे पास एक अधिकार ऐसा भी होना चाहिए कि हम उन्हें वापस बुला सकें। विभिन्न विकसित राष्ट्रों में, खासकर यूरोपीय कंट्रीज में ऐसा नियम है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको हम चुनते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर अगर वो हमारे अनुसार कार्य नहीं करते हैं या जो अपेक्षा थी या जो उन्होंने वादा किया था, वही होता है ना कि चुनाव के पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित किया सके, जिस तरह हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव तो होता ही है कि अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो अगर आप जिले का कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर वो सही कार्य नहीं करेगा तो जिले में से हटा दिया जाएगा, उसकी शिकायत हो जाएगी। इनकी कौन शिकायत कहाँ करने जाए, इन नेताओं की कोई कहाँ ही शिकायत कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लोकतंत्र में जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए आजकल लोकसभा में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है राइट टू रिकॉल का। राइट टू रिकॉल में क्या किया जाएगा, जैसे आपका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, कार्यकाल सुनिश्चित तो होता नहीं, लेकिन अगर चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, आप कह सकते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर सरकार पूरी पूरी चल जाती है तो ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, इसके बीच में अगर ऐसा लगता है कि फलनवा नेता जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वहाँ की जो स्थानीय जनता है उससे प्रसन्न नहीं है, ऐसे में कुछ लोग ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। जैसे जनरली आप देखते हैं हमारी लोकसभा में ऐसा होता है कि अगर एक अविश्वास प्रस्ताव, अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई, आपने देखा उसको, तो अगर आपको पसंद नहीं है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की व्यवस्था है ना, ये समझिए, इसी को राइट टू रिकॉल कहते हैं। जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की व्यवस्था है कि अब अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ ले आइए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसी ही व्यवस्था बनाई गई है, बनाई जानी चाहिए। इसकी चर्चा है हमारे लोकतंत्र में कि अगर कोई नेता अच्छा कार्य नहीं करता है, जो उनका क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय जनतंत्र है, वो सुरक्षित और संगठित होकर उनके प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव ले आता है तो उनके प्रति फिर से वोटिंग की जाएगी। अगर वो हारते हैं, उनको मैंडेट नहीं मिलता है, तो उन्हें अपना पद त्यागना होगा और नया व्यक्ति चुनकर नया प्रतिनिधि बनकर आएगा। निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन दोनों के सारी चीज़ों के प्रो कॉन्स होते हैं। तो विकासशील देशों के लिए थोड़ा सा ये चिंतन का विषय है, चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। हालांकि जो सोच है, ये तार्किकता इसमें है और निश्चित रूप से सराहनीय है। संसद में निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने के लिए कानूनी प्रावधान राइट टू रिकॉल लाने की मांग चर्चा में है। यह प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए लाई जा रही है। यह प्रावधान मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति देगा कि आपके पास प्रत्यक्ष नियंत्रण है। अगर कोई आपका जो जिसको आपने चुनकर भेजा है, अगर वो सही कार्य नहीं कर रहा है तो वापस बुलाओ, उसको ले आओ, वापस पकड़ लाओ। ठीक है। सोशल मीडिया हेतु नियमन, एआई युग में उत्तरदायित्व, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आपको पता है आजकल ऐसे ऐसे वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाए जा सकते हैं, बन रहे हैं, जिन्हें देखकर हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं।
सोच नहीं पाते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ऐसे में सरकार ने इस चीज़ों को बड़े आड़े हाथों लिया है। केवल सरकार ने नहीं लिया, आपको पता होगा कि यूट्यूब ने भी, जिस पे आप ये इस वक्त डिस्कशन देख पा रहे हैं, यूट्यूब ने भी इस पे एक एक्शन लिया है कि एआई संचालित जो चीज़ें हैं उनको यूट्यूब डिमोटिवेट कर रहा है, उन पे उत्तरदायित्व मांग रहा है, उन पे जानकारी मांग रहा है। सरकार ने भी इसी दिशा में एक प्रयास किया है। प्रमुख प्रावधान जो इसमें किए गए हैं वो ये किए गए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप एआई जनित किसी चीज़ का यूज करते हैं तो आपको उस पर लेबलिंग करनी होगी कि ये एआई जनित है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो किसी अन्य रूप में सामने ना आए। ठीक है, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी होगी कि एक बच्चे ने, एक बच्चा तो कहना गलत होगा, एक वयस्क था, 22-23 साल का एक वयस्क था, उसने एक फ़ोटो ट्वीट किया, एक फ़ोटो शेयर किया सोशल मीडिया पर, जिसमें गांव में तेंदुआ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक वीडियो शेयर किया जिसमें नीचे से तेंदुआ जा रहा था, वो छत की बालकनी में अपना सेल्फी ले रहा था। ऐसे में जैसे ही वो वायरल होता है कि शहर की इस जगह पर एक तेंदुआ देखा जा रहा है, एक बिग कैट देखा जा रहा है, तो तत्काल प्रभाव से वन विभाग सक्रिय हो जाता है, शासन सक्रिय हो जाता है, खोज पड़ताल शुरू हो जाती है और वो लड़का उसमें मजा लेने लगता है, सबको कहानियाँ सुनाने लगता है कि हाँ मैंने देखा था, इधर से गया था, फलाना माँ का। कुछ समय बाद जब तफ्तीश की जाती है और पता चलता है ये वीडियो नकली था, तो उसके खिलाफ आपराधिक कानूनों के तहत, फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और ब्लैकमेलिंग के तहत उसको अरेस्ट किया जाता है। और ये चीज़ समझा जाता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें मतलब कोई जान नहीं पाया, नॉर्मल इंसान नहीं जान पाया, वो तो एजेंसियों ने पता नहीं कैसे पता कर गया होगा, पता नहीं क्या मतलब इसकी व्यवस्था तो है ही पता करने की। उन्होंने पता करके कई दिन बाद ना, हफ्तों तक ये केस चलता रहा। फिर बाद में जब उससे पूछा गया कि क्या किया, तो कहा मैंने तो मजे लेने के लिए कर दिया था। तो ये चीज़ें ये नुकसान कर सकती हैं। ये तो एक मुद्दा था। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, कोई युद्धक स्थिति बनाई जा सकती है कि कोई ऐसा चीज़ दिखा दिया जाए या दंगा कराया जा सकता है, बहुत आसानी से सब कम किया जा सकता है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक प्रमुख पहल उठाते हुए एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग करने का विचार किया है, नियम बनाए हैं कि आपको लेबलिंग करनी होगी। उसके अगेंस्ट पहले ये नियम था कि अगर कोई डिजिटल सामग्री है जिसको आपत्तिजनक पाती हैं एजेंसियां, तो अगर आपको इन्फॉर्म किया जाता तो 36 घंटे के अंदर, पहले ऐसा नियम था कि तुरंत हटा लो भाई इसको, तो 36 घंटे का समय मिलता था कि हटा लो। अब उसको बहुत कठोर कर दिया गया और 3 घंटे का समय दिया गया है कि 3 घंटे में भैया निकल लो, नहीं हम आ रहे हैं बुलडोजर लेके। ठीक है, भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा 2047, भारत आने वाले 25 वर्षों में अपनी इकोनॉमी को 35 ट्रिलियन ले जाने की, $35 ट्रिलियन तक ले जाने की इच्छा रखता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे तो 2025 दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.8% देखने को मिलती है, जो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। 2047 तक भारत $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की ये खबर है। राजकोषीय अनुशासन घाटे में सुधार, 2021 में हमारा राजकोषीय घाटा लगभग 9% था, 9.2% था, जिसे 2026 में 2025 में हम देख पाते हैं कि 4.4% का टारगेट रखा गया है, जो लगभग आधा है। तो निश्चित रूप से ये राजकीय अनुशासन को दिखाता है। अगर आपके यहाँ राजकीय अनुशासन है, अगर आपके पास राजकीय अनुशासन है, तो विभिन्न राष्ट्र या विभिन्न कंपनियां, विदेशी कंपनियां ये सब मानती हैं कि आपके यहाँ निवेश सुरक्षित है, आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी अनुशासन को दिखाने के लिए, अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 4.4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है, जो 2021 9.2% से काफ़ी कम है, लगभग आधा है। यह घटना राजकोषीय घाटा भारत के जो राजकोषीय अनुशासन है उसमें प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन 2027 का लक्ष्य, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 2027 का लक्ष्य रखा गया है कि 2027 में हम भारत को फाइलेरिया से पूर्णतः मुक्त कर देंगे। आपको बताएं, राष्ट्रव्यापी एमडीए अभियान, एमडीए को ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको बताते हैं, बाद में बताते हैं कि क्या है ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आपको समझना है। इससे डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है वह एक दिवसीय परीक्षाओं में, जबकि यूपीएससी इससे मिलाकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रव्यापी एमडीए अभियान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एमडीए मतलब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। एक ही समय में संपूर्ण जोखिम वाली आबादी को निवारक दवा प्रदान की जाएगी। एमडीए का मतलब क्या होता है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक ही समय में जोखिम वाली जो आबादी है
कि ये वाले लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा जोखिम है कि ये रोग हो सकता है, तो आप ये क्या करते हैं? मान लीजिए आग लगी हुई है, जनरली आपने देखा होगा जब आग लगती है तो क्या करते हैं, ये एक खेत है समझिए, खेत पे खेत में आग लग गई है, आग यहाँ तक ऐसे फैल चुकी है, आगे की तरफ लगातार आग बढ़ रही है, ठीक है, आग आगे की तरफ बढ़ रही है। उसी वक्त जल्दी से एक ट्रैक्टर आता है, काटने वाला ट्रैक्टर, वो यहाँ पे ऐसे आता है और ऐसे पूरे खेत को एक लाइन से, पूरे खेत को एक लाइन से काट देता है, तो आग यहीं जलती हुई रह जाती है, यहीं तक सिमट जाती है, जबकि इधर वाली जो फसल थी, ये वाली जो फसल थी, वो सुरक्षित बच जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही ये जो एमडीए प्रोग्राम है, इसमें ऐसा ही किया जाएगा। जो आबादी वाला क्षेत्र है, जो इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित है, जिसके कारण ये बीमारी लगातार फैल रही है, उनको एक साथ इतनी सारे लोगों को एक साथ ड्रग दे दिया जाएगा, दवाइयाँ दे दी जाएंगी, ताकि सबको टीकाकरण कर दिया जाएगा, सबके अंदर वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, जिससे जो चेन है, वायरस की चेन है, वो कट जाएगी और सभी लोग रोग मुक्त हो सकेंगे। कोरोना में आपने देखा सरकार ने इसी तरह का प्रयास किया, लॉकडाउन करके और तेज वैक्सीनेशन करके, ऐसा ही प्रयास करके कोरोना की चैन को तोड़ा और सबको बचा ले गए। तो इस तरह से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए क्या किया जाता है, एक साथ प्रभावित आबादी को एक साथ टीका दिया जाता है, एक साथ दवाई प्रदान की जाती है, ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही हम 2027 में इसके पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखते हैं। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली, टाटा ने अपनी सेमीकंडक्टर एजेंसी के लिए कुछ काम किया है, जिसमें उसने मोरीगांव असम स्थित टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए भारी उपकरण ले आने थे। इनका सफल परिवहन ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से किया, यानी कि नदी के माध्यम से हैवी जो इंडस्ट्रियल यूज़ के जो सामान थे, सामग्री थी, उसको नदी के जरिए लेके गए। यानी कि हमने वाटरवे का यूज़ किया है टाटा की इस सेमीकंडक्टर असेंबली तक पहुंचने के लिए। किसका प्रयोग किया है? अंतर्देशीय जल परिवहन, इसमें हमने प्रयोग किया है वाटरवे, नेशनल वाटरवे 2 का प्रयोग किया है, ब्रह्मपुत्र पे जो है नेशनल वाटरवे 2 का प्रयोग किया है, और टाटा सेमीकंडक्टर तक हैवी मशीन्स को पहुंचाया है, जिसका परिणाम लागत प्रभावी, पर्यावरण को संबोधित करना, ये तमाम चीज़ें हैं। ब्लैक हिस्ट्री मंथ 100 वर्ष का उत्सव। ब्लैक हिस्ट्री मंथ का मतलब आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, अब्राहम लिंकन से जोड़कर देखिए, आप मार्टिन लूथर किंग से जोड़कर देखिए कि इन्होंने जब जिस तरह ब्लैक लोगों के लिए संघर्ष किया, उसी की याद में इस वर्ष को मनाया जाता है। इस वर्ष को फरवरी माह के 1926 में स्टार्ट किया गया था और फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि 12 फरवरी को, आज 12 फरवरी है, 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन का, 12 फरवरी संभवतः 1809 को उनका जन्म दिवस था, उनका जन्म हुआ था। 12 फरवरी को उनका ये सेलिब्रेट किया जाता है। उनका जन्मदिवस मनाने के उपलक्ष्य में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 1926 में इसे स्टार्ट किया गया था। एक और सुधारक थे जिनका जन्म संभवतः 14 फरवरी को हुआ था, वो भी इसमें शामिल है। उनका नाम अभी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर कार्टर जी वुडसन द्वारा ब्लैक हिस्ट्री वीक की स्थापना की गई 1926 में। आज है 2026, यानी 100 साल पूरे हो गए। 100 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग। 1976 से इस एक हफ्ते में परिवर्तन किया गया और पूरे फरवरी माह को मनाने जाने लगा ब्लैक हिस्ट्री मंथ के रूप में। विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र भी इसको ब्लैक हिस्ट्री मंथ को मनाते हैं। हालांकि कुछ राष्ट्र अक्टूबर में भी इस महीने को मनाते हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के योगदान और संघर्ष को सम्मानित करती है। यानी कि जो निग्रो थे, जो निग्रो इंडिया में भी एक समुदाय है जो खासकर गुजरात, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि इथोपिया से आए हुए लोग हैं। उस वक्त जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे, यूरोपीय आ रहे थे, तो उनके साथ, पुर्तगालियों के साथ ये भाड़े के सेना के रूप में या नौकरों, स्लेव्स के रूप में भारत आ गए थे। भारत में आकर इन्होंने एक बड़े वंश की स्थापना भी की, एक मजबूत हेलो जतन सॉफ्टवेयर, डिजिटल विरासत संरक्षण। सरकार ने
संग्रहालयों के लिए एक संग्रहालय बनाया है, डिजिटल संग्रहालय, यानी जो विभिन्न संग्रहालय हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए, उन सब की जो संग्रह है उनको एक जगह डिजिटल रूप से सम्मानित करने, डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए जतन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। जतन सॉफ्टवेयर संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटलीकरण के लिए जतन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। ऐतिहासिक सिक्के और मुद्राएं या जिन्हें भी आप समझ सकते हैं कि जो संग्रहालय में चीज़ें रखी होती हैं उनका एक जगह है। जैसे आप दिल्ली का संग्रहालय घूमने गए, प्रयागराज का संग्रहालय घूमने गए, या किसी अन्य शहर का संग्रहालय घूमने जाते हैं, आगरा चले गए आप, तो उन सबको डिजिटली रूप से एक ही जगह रख दिया जाएगा ताकि आसानी से उनका अध्ययन और उनको भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। केरल का ऐतिहासिक कदम, राज्य ने अपना जीवाणु को, राज्य जीवाणु जैसे राज्य पशु होता है, राज्य पौधा होता है, राज्य फूल होता है, वैसा राज्य जीवाणु की घोषणा की है। लैक्टोबैसिलस, आपने सुना होगा इसका नाम। ये एक ऐसा जीवाणु है जो दूध से दही बनने के क्रम में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे गुड बैक्टीरिया के फॉर्म में आता है, हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु को केरल ने राज्य जीवाणु का दर्जा दिया है, लेकिन केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। ऐसा करने वाला पहला राज्य सिक्किम था, जबकि दूसरा महाराष्ट्र, और अभी तीसरा राज्य बनता है केरल। लैक्टोबैसिलस के बारे में हमने जब क्वांटम कंप्यूटिंग की क्लास आपसे, क्वांटम मतलब बायो कंप्यूटिंग की अवधारणा जब हमने आपसे चर्चा की थी एक छोटे वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि इसमें यानी कि लैक्टोबैसिलस में वैज्ञानिक इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि वो अनुसंधान करके बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को संग्रहित कर रहे हैं, और उस संग्रहित बैक्टीरिया को आने वाले समय में हमारे आंत में डाल दिया जाएगा। ये लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवित, यानी कह सकते हैं एक, इसको साइंस की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का जीवित हार्डवेयर है। एक जीवित हाँ गलत बोल गया, एक जीवित हार्ड डिस्क की तरह कार्य करता है। यानी ये बहुत सारा डाटा रखे रहेगा जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को धीरे धीरे स्थानांतरित करते रहेंगे और हम उन्हें अपने पास रख सकेंगे, उनका अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य महत्व, लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक जीवाणु है जो पाचन, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हमारी आंतों में जीवित रह सकता है, जबकि दूध से दही बनने के क्रम में ये अपने आप को सुदृढ़ करता है। सिक्किम और महाराष्ट्र के बाद कदम उठाने वाला केरल तीसरा राज्य बन गया है। यूपीएससी तो इसी तरह के प्रश्न को आदि है, सबसे ज़्यादा उसके फेवरेट टॉपिक्स में ये आते हैं। प्री एग्जाम फोकस, प्रमुख तकनीकी शब्दावली, कुछ तकनीकी शब्दावली। एसेट मोनेटाइजेशन, ये आजकल द हिंदू में कई बार देखा गया है शब्द, इसलिए हम आपके साथ इसको चर्चा में ले आ रहे हैं। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ जो हैं, जैसे आप जिन्हें कह सकते हैं टोल प्लाजा, टोल देखते हैं ना, टोल टैक्स जहाँ प्रोवाइड करते हैं, या कोई ऐसी जगह जैसे कोई घूमने की जगह हो, कोई टूरिस्ट स्पॉट हो जिसे सरकार ने डेवलप किया हो, तो सरकार क्या करती है, इनका एसेट को मोनेटाइज करती है अपने, ये एसेट अपने प्राइवेट निजी संस्थाओं को दे देती है। कोई रेलवे स्टेशन हो गया, आज तक आप ये भी सुन रहे होंगे कि फलाने स्टेशन को निजी कंपनी को दे दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया उनका परिसंचालन, तो सरकार अपने बोझ को कम करती है, उत्तरदायित्व सौंपती है निजी कंपनियों को, और वहाँ से धन की उगाही करके अपने खजाने को भरने का प्रयास करती है। कुछ मामलों में ये बहुत बढ़िया कदम है, और कुछ मामलों में, क्योंकि हम अभी विकासशील देश हैं, विकसित राष्ट्रों के लिए तो बहुत बढ़िया योजना है, सारे विकसित देश ऐसा करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन विकासशील राष्ट्रों में सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है आम जन को, क्योंकि आम जन इतना, सब लोग इतना कैपेबल नहीं होते हैं। क्योंकि अगर कोई निजी कंपनी, आप इसको बस इतना समझ के देखिए, अगर कोई निजी कंपनी किसी चीज़ को हैंडल करेगी तो वो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगी। बेसिक सी बात है कि वो बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगी कॉरपोरेट में। जैसे आप प्लेन में जाते हैं, देखते हैं आप एयर होस्टेस आपसे कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, और उन मतलब आपके साथ किस तरह पोलाइट, एकदम बिलो टू स्टैंडर्ड रहते हैं, यानी इतना ज़्यादा पोलाइट होते हैं आपसे, किस तरह से बात करते हैं। जबकि जब आप एक पुलिस वाले से बात करते हैं, एक सरकारी डॉक्टर, एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ का कंपाउंडर या वहाँ की जो नर्सेज होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो आपसे कैसे बात करती हैं, इनका डिफरेंस आप देख पाएंगे। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि वो सरकारी संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, सरकारी प्रोविज़न, सरकारी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, जबकि इधर जो दूसरा है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको वो आसानी से डील करता है। तो ऐसे में, क्योंकि अभी हम विकसित नहीं हैं, हम विकासशील हैं, ऐसे में हमारे राष्ट्र के लिए थोड़ा सा सोच कर कार्य करना चाहिए। लेकिन क्योंकि शब्द चर्चा में है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एसेट मोनेटाइजेशन, दूसरा है एमडीए, हमने इसके बारे में बताया आपको, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक साथ एक ही समय में संपूर्ण जोखिम वाली आबादी को निवारक दवा प्रदान करना, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही लास्ट हमारा है ऑन स्क्रीन मार्किंग, सीबीएसई द्वारा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शुरू की गई डिजिटल प्रणाली, जो मूल्यांकन में पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित करती है। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।